दोस्तों, गाज़ा से अपडेट आ रही है। खबर मिली है कि एक सीनियर हमास ऑफिशियल जिनका नाम है सलाह अरूरी, इनकी मौत हो गई है। और इनकी जो मौत हुई है वो लेबनान के एक कैपिटल बेरूत में के इलाके में एक पड़ता है दहिया, वहाँ पर के में इनका हेडक्वार्टर था, ऑफिस था। तो वहाँ पर इसराइल ने ड्रोन स्ट्राइक किया और इनकी मौत हो गई है। साथ में इनके साथ 5 लोग और थे। तो टोटल यहाँ पर 6 लोगों की मौत इस इलाके में हो गई है। अगर हम बात की जाए इस हमले की, तो अभी तक इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। और जब जिसकी मौत हुई है सलाह अरूरी, ये एक सीनियर हमास ऑफिसर था और ये लंबे समय से लगभग 30 साल से हमास के साथ जुड़ा हुआ था। जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर है नजीब मकेती, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने इसराइल की कंडमनेशन की है और कहा है कि इसराइल ने ये अटैक हमारे इलाके में करके उसने हमारी सोवरेनिटी को उल्लंघन किया है। अभी जहाँ तक हम बात करें, इस तरह से जो एसिनेशन इसराइल करता है वो नया नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही एक ईरान का कमांडर को सीरिया के अंदर इसराइल ने मार गिराया था। तो इसराइल का ये लंबे समय से उसकी ये कोशिश रही है कि जो इसराइल के दुश्मन है, जहाँ पर भी वो छुपे हुए हैं किसी भी कोने में, उनको खोज के उनकी हत्या करना, ये इसराइल की लंबे समय से पॉलिसी रही है। खासतौर में जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास के जहाँ पर भी लीडर छुपे हुए, हम उनको खोज के निकालेंगे और उनको उनका उनका उन्होंने जो अपराध किया है हमास के लीडरों को, उनकी सज़ा मिलेगी। जहाँ तक अगर बात की जाए इस व्यक्ति की जिसकी आज मौत हुई है, सलाह अरूरी, ये कहा जाता है कि ये लंबे समय से इसराइल की जेल के अंदर भी बंद रहा था। और साथ में इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 2011 में जो जो हॉस्टेजेस छोड़ाया गया था, हमास ने एक इजरायली सैनिक को छोड़ दिया था। तो उसको छुड़ाने में भी इसकी बड़ी भूमिका थी और बदले में इसने इसराइल के अंदर से 1200 कैदियों को भी छुड़ाया था। ये डील हुई थी, तो उसके तहत ये डील करने में भी बड़ा शातिर व्यक्ति था। और साथ में ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, वहाँ पर ये हमास का लीडर था उस इलाके में। और वहाँ पर हमास का जो मिलिट्री विंग है उसकी फाउंडेशन रखी थी इसने वेस्ट बैंक के इलाके में। तो ये जो व्यक्ति है, ये इसके ऊपर जो अटैक हुआ है, इसको कह सकते हैं कि अटैक ये इसराइल के लिए एक बड़ी एक अचीवमेंट मानी जा रही है। लेकिन साथ में ये एक ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कि जो लड़ाई है अभी तक जिसको गाजा के अंदर तक सीमित करके रखा हुआ है, ये लड़ाई इस घटना के बाद फैल सकती है। खासतौर में जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ये लगता है कि हमारे देश को इस युद्ध में घसीटने की कोशिश की जा रही है। साथ में उन्होंने यूएन में भी जाने की डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा है हम यूएन में कंप्लेन करेंगे इसराइल की, इसराइल हमारे जो सोवरेनिटी है उसका उल्लंघन कर रहा है। जो यूएस है उसने कंफर्म कर दिया कि जो इस व्यक्ति की मौत के पीछे इसराइल सेना का हाथ है। तुर्की ने अभी तक आज के दिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया अपने देश से। और ये जो 34 लोग हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जासूसी में लगे हुए थे और इसराइल की जो मोसाद एजेंसी है उसके लिए काम कर रहे थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है, तुर्की के जो गवर्नमेंट है उसने चेतावनी दी है इसराइल को कि वो इस तरह से जो कार्रवाई वो लेबनान में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, इस प्रकार से कार्रवाई तुर्की में ना करे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। अभी जो तुर्की के राष्ट्रपति है रिसेप तैयब एर्दोगान, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से भी की थी। तो जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ है, तब से जो तुर्की और इसराइल के संबंधों में हमें तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट, उन्होंने आज के दिन वो सेंट्रल गाजा में गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो कार्रवाई चल रही है उसकी निगरानी की उन्होंने। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, जिसमें पहले उन्होंने कहा है कि हमारा जो अभी कार्रवाई है वो खान यूनिस के इलाके में हम उसमें तेज़ी लाएंगे। और खान यूनिस के इलाके में इस समय हम बमबारी करेंगे उन इलाकों में जहां हमास के फाइटरों का छुपा होने का संभावना हो सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि खान यूनिस में बमबारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीचे टनल है और टनल के नीचे ही हमास के जो बड़े लीडर है वो छुपे हुए हैं। साथ में जो हॉस्टेजेस है वो भी टनल के अंदर छुपे हुए हैं। तो जो अभी इसराइल सेना का जो कार्रवाई है वो सेंट्रल गाजा में और जो खान यूनिस का इलाका जो साउथ में पड़ता है, वहाँ पर उसने बड़ी इंटेंसिटी के साथ वो लड़ाई लड़ाई। जबकि जो नॉर्थन गाजा वाला इलाका है जिसमें गाजा सिटी आता है, वहाँ पर लगभग उसका जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो योव गैलेंट अपने जो उनके सिपाही हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत में ये चीज़ कही है कि अभी हमारा जो ऑपरेशन है वो 2 डायरेक्शन में जा रहा है। एक तो नॉर्थन गाजा में जो हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है लगभग, और साउथन गाजा जिसमें हमने अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना आने वाले दिनों में।
फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी इसने रिपोर्ट किया है कि जो इसराइल ने आज कार्रवाई की है खान यूनिस के इलाके में, उसमें कुछ हॉस्पिटल और इसके रेड क्रेसेंट का हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग घायल हो गए। तो रेड क्रेसेंट सोसाइटी, इसका आरोप है इसराइल के ऊपर कि इसराइल जो यहाँ पर इस सोसाइटी के हेडक्वार्टर में उसने हमला करके वार क्राइम किया है। खासतौर में ये जो सोसाइटी है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इसका जो काम रहता है वो सिविलियन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, उनको शेल्टर पहुँचाना है, इसका काम रहता है। तो रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने इसराइल की आज आलोचना की है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने वेस्ट बैंक के इलाके में आज छापेमारी की, जिसमें 4 लोगों की वहाँ मौत हो गई है। और अभी तक अगर हम वेस्ट बैंक की बात की जाए तो जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ है तब से वहाँ पर लगभग 316 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और 2,500 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करके इसराइल ने जेलों के अंदर बंद किया है। तो जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहाँ पर रेड लगातार चल रही है। आज के दिन भी रेड हुई थी और इसराइल सेना का कहना है कि इस रेड के दौरान कुछ लोग सेना के ऊपर गोलीबारी करने लगे, तो सेना ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें 4 फिलिस्तीन टेररिस्टों की मौत हो गई है। इसराइल सेना का ये स्टेटमेंट आया है। जो ये जो इनकाउंटर हुआ है ये अजून एक जगह है वेस्ट बैंक में, वहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। इसराइल ने एक डिसीजन लिया है जिसके तहत वो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर अभी साउथ अफ्रीका इसराइल की कंप्लेन कर रही है इस कोर्ट में। और कंप्लेन में साउथ अफ्रीका का ने कहा है कि इसराइल गाजा में इस समय जेनोसाइड कर रहा है। तो ये जो जेनोसाइड की कंप्लेन है इसराइल के ख़िलाफ़, उसकी अब इसराइल सरकार ने उसका रिस्पॉन्ड कर दिया और उसने कहा है कि हम इस जो कोर्ट है उसकी प्रोसीडिंग में हम शामिल होंगे और हम इसका बहिष्कार नहीं करेंगे। जैसे कि जेनोसाइड कन्वेंशन का इसराइल एक फाउंडेशन मेंबर रह चुका है, तो इसराइल सरकार का ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इस समय उसके ऊपर जेनोसाइड के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसराइल सेना अपना क्लेरिफिकेशन में कह रही है कि वो कोई जेनोसाइड नहीं कर रही है, बल्कि वो हमास के जो टेररिस्ट है केवल उनको ही निशाना बना रही है। जबकि बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट ने जब फ्राइडे के दिन ये एप्लीकेशन फाइल की थी तो उन्होंने कहा था, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने, कि जो जिस तरह से फ़िलिस्तीन नागरिकों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनके ऊपर अंधाधुंध बमबारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि फ़िलिस्तीन लोगों का जेनोसाइड करने की कोशिश इसराइल कर रहा है। तो इसराइल ने बहुत ही ज़्यादा तीखे तरीके से साउथ अफ्रीका का रिस्पॉन्ड किया था और कहा था कि हम नहीं ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं, बल्कि हमास है जिसने जेनोसाइड किया, जिसने 7 अक्टूबर के दिन हमारे इलाके में घुस के अंधाधुंध बच्चे हो, महिला हो, बूढ़े हो, सबको निशाना बनाया उसने। और साथ में इसराइल ने ये कहा कि जो इसराइल की सेना बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करती है और कोशिश ये करती है कि किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। हालांकि लड़ाई में ऐसा हो जाता है कि कोलेटरल डैमेज हो जाता है। तो इसराइल ने अब आज के दिन ये डिसीजन लिया है कि वो ये जो चीज़ें अभी तक वो मीडिया के सामने कह रहा है, अब वो कोर्ट के सामने भी इन चीज़ों को दोहराएगा। जो पहला यूके मैरीटाइम शिपमेंट ये पहुंच चुकी है गाजा में, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इस समय जो गाजा में सप्लाई है वो केवल एक रास्ते से आ रही है, रफ़ा के रास्ते से, जो कि इजिप्ट से निकलता है। तो ये जो सप्लाई से नहीं हो पा रही है गाजा के लोगों के लिए, भरपूर तरीके से नहीं मिल पा रही उन्हें, तो कोशिश की जा रही है कि किसी दूसरे रास्ते से भी सप्लाईज निकाली जाए। तो इसराइल ने ये इसका निकाल दिया था इसका सॉल्यूशन, और उसने सिप्रस, जो एक सामने एक देश पड़ता है गाजा से, लगभग इसकी दूरी 300 किलोमीटर की है, तो सिप्रस सरकार के साथ इसराइल सरकार ने एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत सिप्रस का एक जो वहाँ का पोर्ट है, पोर्ट से ये शिप निकलेगी सप्लाई लेके और इस सप्लाई को गाजा के अंदर लाया जाएगा। तो उसी के तहत आज पहला शिप निकल गया और पहला शिप ये इजिप्ट में पहुंच गया और इजिप्ट से अब ये गाजा के अंदर चले जाएगा। और इसको जो ये शिप है ये यूके मैरीटाइम, यूके की गवर्नमेंट ने शिप को अपना लगा रखा है यहाँ पर, क्योंकि जो गाजा का इलाका है वहाँ पर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस समय। तो यूके ने इसमें हेल्प करी अपनी और उसका ने अपना जो शिप है वो इस काम के लिए उसने लगाया है। और ये जो शिप है इसमें 90 टन थर्मल ब्लैंकेट है और इसके अलावा दूसरे एसेंशियल आइटम है इसमें। तो इसको इजिप्ट में पहुंच चुका है और थोड़े दिनों बाद ही इसको UNRWA एजेंसी के पास सौंप दिया जाएगा, फिर UNRWA एजेंसी इसको गाजा के लोगों को तक पहुंचा देगी।